और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि सब चीज़ की युक्ति है, सोल्यूशन है कि आप खेती को और पशुपालन को फिर से कनेक्ट कर दें। तो कहने लगे तो हो नहीं सकता और बहुत ज़रूरत भी नहीं है। मैकेनाइजेशन ने इतना आसान कर दिया है खेती को। मैंने कहा आप एक नोट बनाएं कि मैकेनाइजेशन का कॉस्ट क्या है और प्रिविलेजेस क्या है, और मैकेनाइजेशन और हमारी परंपरागत खेती का मिक्स एंड मैच हम कैसे कर सकते हैं। वो एक 2 पेजर बना के हम अपने किसानों को दें, लोगों में उसको सर्कुलेट करें, तो शायद बात बनेगी। वो कहने लगे कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से बड़ी संख्या में ऐसा हमारे पास कैटल है, गौवंश है, जिसका कोई ओनर नहीं है, वो किसी को भी बिलोंग नहीं करते हैं। और अब तो ट्रक्स भर भर के गांव वाले बैल और गाय को गांव के बाहर जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स धरती को रिक्वायर्ड हैं, वो बाजार से सोने की भस्म खरीद के भी डाला तो सारे 36 न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे जब तक कंपोस्टिंग को हम अपने प्रैक्टिस में फिर से नहीं लाएंगे। जो 1951 तक हमारे पास कंपोस्ट इंस्पेक्टर्स होते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यूरिया को कंज्यूम करने के लिए, नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए हमने पता नहीं क्यों उल्टी सीधी चीज़ें सीखी सिखाई, और इस मार्केट ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग और लाइफस्टाइल को इंडिविजुअल लेवल पर, समाज के लेवल पर, पॉलिसी मेकर्स अर्थात सरकारों के लेवल पर हैंडल करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हमने अपने प्रदेश में हर ब्लॉक में एक न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश करी है। 1998 में मैं पहला चुनाव लड़ी, तब मेरे आदिवासी क्षेत्र के गांवों में मैं जाती थी तो वहाँ का आदिवासी सिर्फ नमक लेने आता था बाज़ार में और पान खाने आता था। वो अपनी सारी दाल, मसाले, तेल, घी सब खुद बना लेता था। ये आप जो कह रहे थे स्वावलंबन से ही परस्परावलंबन हो सकेगा। ये स्वावलंबन जो है वो कुछ ईगो इशू नहीं है। जो स्वावलंबन है वो हमारा दुनिया के लिए ज़रूरी है। जो मैं नीति आयोग के संदर्भ में जो बात कह रही थी, जेसी कुमार अप्पा को अभी याद करना इस समय बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इसलिए योजना आयोग से अपना रेजिग्नेशन दिया था कि उन्हें बैलगाड़ी से आना आपत्तिजनक, वहाँ अफसरों को लगता था कि आपको सरकार ने कार दी है, आप बैलगाड़ी से आते हैं, दिन भर यहाँ चारा पड़ा रहता है, गोबर होता है, मूत्र होता है, बदबू होती है, तो आपको ये तो अलाउड नहीं है, आपको अपनी गाड़ी से आना होगा। ही रिजाइन टेलिंग दैट कि जो योजना आयोग को बैल असहनीय लगते हैं वो इस देश की तरक्की की कार्य योजना कर ही नहीं सकेगा। एक बूढ़ा प्रोफेसर रिटायरमेंट के 22 साल बाद अमेरिका के किसी शहर में रहने वाला, उसके दूर घर पे कोई एक नया कपल आया, न्यूली मैरिड। कुछ दिन बाद पता लगा उनके घर बच्चा का जन्म हुआ है। वो बूढ़ा बड़ी मुश्किल से, बुज़ुर्ग व्यक्ति चलते चलते उनके घर तक गए, दरवाज़ा नॉक किया और घर की महिला ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनजान थी, ने कहा क्वेश्चन से उनकी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोला, बुज़ुर्ग लगा, भला आदमी लगा, बिठाया, कुछ देर सांस लेकर ने पूछा क्या मैं आपके बच्चे को कुछ देर देख सकता हूँ? फिर अच्छा ही लगा कि अनजान व्यक्ति मेरे बच्चे को क्यों देखना चाहता है। इस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं जीवन के अंत को देखते देखते थक गया हूँ, कुछ देर जीवन की शुरुआत देखना चाहता हूँ। वो जीवन शैली जो पीढ़ियों को जोड़ती है, तकनीक का सम्मान करती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी आराम के लिए नहीं, सुख के लिए है। हम आराम से सुख की ओर बढ़ें और SDG गोल्स का अचीव करने वाला जो लक्ष्य है उसको लीड भारतवर्ष करे। इसी बात कामना के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। Thank you, Acharna ji, for all your thoughts. I think we'll have to relook at the dictionary to
get some new definitions in on words that come out of this session. I'd like now to ask Srimati Meenakshi Lekhi ji, MP from Delhi, to please give her thoughts to us. Thank you, Basant ji, आदरणीय महेश जी, अर्चना जी, अशोक जी, रमेश आलान जी और उपस्थित सब भाई बहन यहाँ पर जो मौजूद हैं. I really don't want to repeat what has already been said, but there will be few comments on how the interpretation changes with the person who's interpreting SDGs and who's interpreting Deen Dayal Upadhyay ji's philosophy. So two things. The first thing which comes to my mind is that what was Prime Minister's residential address before we came into power? 7 Racecourse Road. And what have we done with it? Lok Kalyan Marg. This distance between the racecourse and Lok Kalyan determines where we are moving and what the philosophical changes behind the government are. And when we are talking about Sustainable Development Goals, SDGs, I look at a thing, you look at anything, you look at a table, you look at a chair, you look at the podium, look at anything. So there is a superficial structure and there is a depth. So when you look at something in 3-dimensional format, it cannot be without the depth. So x-axis, y-axis is what you see is Sustainable Development Goals. The moment you add z-axis, it becomes Deen Dayal Upadhyay ji's philosophy. That's how I look at the paradigm shift which is happening. And how I look at this is, if you look at any goal, you will find innumerous instances of that particular fact and philosophy which has been philosophized by the so-called cultural nationalism and the ethos which this country has lived for centuries. You'll find an identical paradigm, identical and maybe more in depth. For example, if I look at the first goal, what is the first goal? Look at it from any perspective, removal of poverty. So in a sustainable manner, you remove poverty. How is that possible? If I look at my ethos, which can be from Mahabharata to Ramayana to wherever I travel, you will find ample instances where the have-ones and have-nots have integrated so beautifully with each other that have-ones and have-nots have been living together for centuries and taking care of each other, not in a manner of conflict, not in a manner of subservience, but in a manner of equitable, justiciable society. And that is how you remove poverty. Because in terms of material benefit, in terms of material aspects of life, that's one way, because we are humans, we have a body. But is the body is what Meenakshi Lekhi is all about. And I have that constant debate. And that constant debate that who is a person? Is that the physical body? Answers quite clearly no. Physical body is just carrying certain principles. And physical body is only taking you forward to a certain direction which your academic, intellectual self has decided for oneself. And when physical body is only a method of taking your thought forward, your soul which we find eternal, certain principles which we find eternal are the ones which you are enshrined in every physical body. And that's how the mix of spirituality and materialism comes. And that's where we say, अरे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है to practice spirituality, और वो ऋषि बनने के लिए घर में रहकर ऋषि बन सकते हैं. तो कोई आके कहता है अरे उन्होंने 3 साल के लिए अपना परिवार को त्याग दिया और वो काम करेंगे समाज के लिए. मैं कहा भाई परिवार चलाते हुए समाज के लिए जो काम कर रहा है उसका क्या? उसकी जिंदगी ज़्यादा मुश्किल है. परिवार को छोड़कर तो आपने एक लक्ष्य तय कर लिया, मगर जिस समाज में आप रहते, जिस परिवार के साथ आप रहते, जिस पे हजारों लाखों लोग आप पे आश्रित हैं, उनको छोड़कर क्या आप समाज सेवा कर सकते हैं? जो घर नहीं देख सकते वो समाज सेवा के लिए निकले. जिन्होंने कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर नहीं रहे वो समाज सुधार की बात करेंगे. ऐसा नहीं होता. एक चीज त्याग कर दूसरी चीज प्राप्त नहीं हो सकती. How
you have to survive within the whole system and take care of everything, that's far tougher than just leaving one and getting after one. And that is where the integral humanism comes, that how can you look after society when you can't look after people around you? You have to first fulfill your responsibilities for which you are born. And you are born with certain desires to accomplish those desires, which are the path you are going to take. And I always look at, there's a principle which we all follow and which we all know. Dharma, what are the lakshyas of life? Dharma, arth, kam, moksha. Now, if we look at these four aspects of life and livelihood, so dharma is what? I heard that आने वाला भविष्य वकीलों का है, तो मैंने कहा भविष्य नहीं, भूत, वर्तमान, भविष्य सब वकीलों का ही है, क्योंकि सब कुछ दिमाग की उपज है ना. It's all coming from here. But the question is, कौन से कानून की हम बात कर रहे हैं? Which law are we talking about? Because law is dharma. To follow the law is dharma. And which dharma are we talking about? Are the ones who, with the twisted mindset, are interpreting what the dharma is going to be? Because end of the day, everything is bound around the statistics. How you look at a statistic, I can always throw a contrary statistics to counter that. How you promote people and how you disuse people is all based out of statistics. So which statistics you are going to promote will determine what the dharma is in today's time. But the dharma is, and I always give this example, it's one of my favorite examples. Dharma is something which circumstances determine. And as I think Ram Madhav ji said, that's a changing concept, that principles are eternal, but the changes happen, and in terms of the changed society, we adjust and accommodate ourselves. So I give this example that we worship Sita. All of us worship Sita. In our mind, Sita is the ideal woman. And we worship Sita for what reason? She followed the path of dharma, she followed her husband, and she obeyed exactly what her husband said. That's how we look at what a womanhood should all be all about. But that is in certain circumstances, and the circumstances is the wife of Ram, who was on the righteous path. We also worship Meera. And Meera never followed what her husband said. So it's not following the husband which is important, it is what kind of husband and what kind of principles that man enshrines is important. And it is in this context, the change of dharma and the change of philosophy around dharma is what we propagate. Similarly, we worship Ram because those are the properties and those are the qualities of a person, a boy, a man must enshrine. Follow the righteous path, follow your father's dreams, help the society, and that's how we worship Ram. Someone who always did the right thing and followed what was good for his father. But we also worship Prahlad, who never listened to his father. And that's how the changing time determines what the dharma is all about. And for me, dharma is godless morality. It is not related to the concept of Ram, Rahim, etc., etc. It is the reality which will follow the rule, the kanun, and the law which is immoral, which describes immorality in clear terms, and it is godless in that sense. So godless sense of morality is what takes us forward. And it is that godless sense of morality which decides the code of conduct in social setup. And in social setup is what I would relate secularism to everything else, which we see all around us in a contoured manner, which according to me is falsity. The truth is completely something else. Now, if we look at SDGs and we look at the present government's format, I think you can just, one by one, you can look at each other. So first being Garibi Hatao. We've heard it all our lives. I mean, ever since I was a kid, I've been hearing this. Garib tu nahi hata, nahi garibi hati.
Reason being, you were following the wrong economic format. So dharma, arth. The next step is arth. So next step to achieve moksha is follow the path of dharma, that is righteous conduct, godless morality, reach the earth. So next step, very important aspect is earth. So how do we earn earth? हमारी संस्कृति, सभ्यता, व्यापार किस पर आधारित हो? अगर वो धर्म पर आधारित है, the path of righteousness, then what we get or what we earn, we are allowed to earn that. We are allowed to even enjoy that as per our philosophy. And earth has to come the righteous way and the righteous means. So if we look at earth, all this black money, smuggling, the money being earned here, and we were funding industrial revolution in London and UK. And I always say कि हम इतना गरीब देश हैं कि जब आज़ाद नहीं थे तो हम इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को फंड करते थे. उसके बाद हमारी गरीबी की हालत देखो तो स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था को फंड करना शुरू कर दिया.